हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 30 आने वाला है, इसमें हम बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये क्या होता है। सेकेंड हम देखेंगे कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। थर्ड हम देखेंगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसको लेकर जो क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं। फिर हम देखेंगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है इसको लेकर क्या क्या सुझाव हैं, जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। और फिर जो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो इनिशिएटिव है इसको बेहतर करने के लिए उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दैन अगर आप फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर हमारा हर जगह सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट is the management of flow of goods of service include all process that transform raw material into final products. It also includes procurement, movement, storage of materials, transportation of finished good from point to point, ओरियम से लेके कंजम्पशन तक। देखिए हम बात करते हैं जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसका मेन क्या है कि आपका जो ओरिजिन का पॉइंट है, मतलब कोई भी अगर कोई गुड्स है वो जहाँ से वो प्रोड्यूस हो रहा है, जो उसका ओरिजिन है वहाँ से लेके जो हमारा जो हमारा कंज्यूमर है यानी जो फाइनल कंज्यूमर है, जो हमारा अंतिम उपभोक्ता है उस तक जो हमारा वो है उस तक हमको पहुंचाना है। तो इसके बीच की जितनी भी आपकी जो चीज़ें होंगी वो सब आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रूप में आएगी। यानी कि आपके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक के बीच की जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो सब आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रूप में इंक्लूड होती हैं। चाहे वो जो आपका प्रोड्यूस है उसका प्रोक्योरमेंट हो, उसकी देखभाल हो, या फिर उसका स्टोरेज हो, या फिर उसका ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो वो सब चीज़ आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर काउंट की जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे है सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो होगा वो सप्लाई होगा, सप्लाई होने के बाद में क्या है वो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से उसका क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर उसका एक प्रोडक्ट बनेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से वो रिटेलर होलसेल के पास जाएगा और फिर वो कंज्यूमर के पास में जाएगा। यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है यहाँ से लेके और जो आपका फाइनल कस्टमर है उस तक जो पहुँचने की पहुँचता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक है 7R नाम का एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है। जो 7R है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन कौन से 7R में इंटू सबसे पहला आपका राइट प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको जो प्रोडक्ट है वो राइट प्रोडक्ट यानी कि सही उत्पाद उसको उपलब्ध करा जाए। देन आपका राइट क्वांटिटी, पहले R से आपका मतलब हो गया राइट प्रोडक्ट, दूसरे R से आपका मतलब हो गया राइट क्वांटिटी, यानी कि उसको अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हो, मतलब जितनी क्वांटिटी उसको चाहिए वो उसको अवेलेबल हो सके। थर्ड बात हो गया, थर्ड R से हमारा मतलब हो गया राइट कंडीशन, यानी कि सही स्थिति में उसको प्राप्त हो। ये नहीं है कि प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन जब तक उसको गया वो खराब हो गया, उसको टूट फूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको सही स्थिति में प्राप्त हो। सेकंड राइट प्लेस पे उसको प्राप्त हो। फोर्थ आर का मतलब हो गया आपका राइट प्लेस। राइट प्लेस का मतलब ये है कि रहता तो है ये दिल्ली के अंदर और हम कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको प्रोडक्ट नोएडा के अंदर डिलीवर कर सकते हैं, तो कोशिश की जाए कि जहाँ पर इसको चाहिए वहीं तक ही हम डिलीवर करें, राइट प्लेस पे डिलीवर करें, इसको कोई भी परेशानी का सामना न देखना पड़े। जो का फिफ्थ आर है उसका मतलब होता है राइट टाइम, सही समय पे डिलीवर हो। चाहिए इसको प्रोडक्ट नवंबर में, हम कह रहे हैं कि भाई हम तो जनवरी में देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नवंबर के अंदर जब इसको आवश्यकता हो तभी वो प्रोडक्ट इसको सही समय में मिल जाना चाहिए, मतलब डिले इन डिलीवरी नहीं होना चाहिए। आपका जो 6R है उसका मतलब होता है राइट कंज्यूमर, सही उपभोक्ता को प्रोडक्ट दिया जाना चाहिए। और सबसे लास्ट वाला यानी आपका 7R है उसका मतलब होता है राइट प्राइस, यानी कि उसको सही दाम पर, यानी कि उसका जो वैल्यू फॉर मनी है उस प्रोडक्ट का वो तो है आपका 10 रुपीज़ और आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो 15 रुपये उसको आपको दूंगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको राइट प्राइस पर, यानी कि राइट प्रोडक्ट हो, राइट क्वांटिटी हो, राइट कंडीशन हो, राइट प्लेस हो, राइट टाइम हो, राइट कंज्यूमर हो, राइट प्राइस हो। तो ये 7R जब भी हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में तो ये 7R हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी ये मैंने टाइप कर दिया है। अब देख लेते हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको लेकर जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चैलेंज देखने को मिलता है लैक ऑफ कनेक्टिविटी। लैक ऑफ कनेक्टिविटी से मतलब क्या है कि
जो आपका प्रोडक्शन होता है, मेनली अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल आपका कहीं ना कहीं आपका विलेज एरिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर हम अगर हमको ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए गेहूँ कहाँ से आएगा? गेहूँ कहीं ना कहीं गाँव से आएंगे, गाँव देहात से आएंगे। तो जो रॉ मटेरियल है वो तो आपको गाँव से आना है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक जो आपको जिस कंपनी के अंदर ब्रेड बनेगा, बिस्किट बनेगा, कोई भी चीज़ बनेगी, वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, उस कनेक्टिविटी का कहीं ना कहीं अभाव हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है आपकी लैब को कनेक्टेड, यानी कि कनेक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्ट का ओरिजिन है उससे लेकर मार्केट या फिर उसका जो फैक्ट्री है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो कनेक्टिविटी है उसकी दिक्कत हमको देखने को मिलती है। सेकेंड बात आ जाती है आपकी लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या मतलब है कि जितना भी अगर हम बात करें जो प्रोड्यूसर होते हैं मैक्सिमम वो बिलोंग करते हैं आपके रूरल एरिया से, या फिर अगर अर्बन एरिया की भी हम बात करें तो अर्बन एरिया में भी वो उतने अच्छी जगह पे नहीं रहते हैं जहाँ पे उनको टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मिल जाए। और कहीं ना कहीं जो आपको देखते हैं कि गाँव के जो लोग होते हैं, गाँव देहात के लोग होते हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं रहते हैं। उनको मोबाइल चलाना अच्छे से नहीं आता, उनको लैपटॉप चलाना अच्छे से नहीं आता। तो उससे दिक्कत क्या आता है कि उनको ये नहीं पता होता कि एक तो कि डिमांड कहाँ पे है, कहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा आपको डिमांड कितनी है ये नहीं चाहिए होता है। उनको राइट कस्टमर नहीं मिल पाता है, उसको प्राइस नहीं मिल पाता है उनका, और जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ा पाएँ उसके बारे में जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव चला रही है उनके बारे में उनको कई बार जानकारी नहीं मिल पाती है। तो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो रूरल एरिया में हमको कहीं ना कहीं जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें बाधा पहुँचाने का काम करता है। सेकंड आपकी प्रॉब्लम होगी आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाली। आप देख लेते हैं एब्सेंस ऑफ डिमांड एस्टिमेशन एंड डाटा मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं हमारे पास में एक प्रॉपर जो डाटा हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए वो हमारे पास में डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं जो डाटा मैनेजमेंट पे वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो हमको ये भी नहीं पता लगेगा कि जो टोटल डिमांड है वो कितनी है। और जब हमको पता नहीं होगी इस चीज़ की डिमांड कितनी है, तो पता लगा कि डिमांड तो है इसकी 10 kg की, हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया, हमने 15 kg, तो उस केस में क्या होगा, हमारा 5 kg वेस्टेज हो जाएगा। और डिमांड है हमारी 10 kg की, हमको लगाया डिमांड पिछली बार तो कम रही थी, इस बार भी कम होगी, हमने प्रोड्यूस किया 8 kg, तो 2 kg का हमको कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिली है। तो जो हमारा डाटा मैनेजमेंट है उसमें कमी होने के कारण डिमांड का एस्टिमेशन नहीं लगा पाते हैं, जिससे कई बार तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ज़्यादा होने के कारण उसका वेस्टेज हो जाता है, और कई बार उसमें हमको कमी देखने को मिलती है, जितना हमको प्रोड्यूस करना है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसमें हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट चैलेंज हम देखते हैं इसमें, वो है आपका प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स, होलसेलर, कमीशन एजेंट्स। कमीशन ये क्या है? देखिए, दो सेक्टर होते हैं हमारे पास में, एक आपका होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक आपका होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब वो होता है जिसके बारे में गवर्नमेंट को पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास में अवेलेबल है कि ये बंदा किस फील्ड में काम करता है, कितनी इसकी अर्निंग है, कहाँ इसका कहाँ पे काम करता है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि एक इंसान है जो एक गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट फील्ड में वर्क करता है, जॉब करता है, या फिर किसी प्राइवेट फर्म में जो आपका लिस्टेड फर्म है उसके अंदर वर्क करता है, तो गवर्नमेंट को पता होगा कि भाई इसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितना टैक्स पे कर रहा है, वो सब उसको पता होगा। लेकिन एक इंसान है जो दहाड़ी मजदूर है, जो डेली बेसिस पे काम करता है, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर उनके पास में डाटा उसका अवेलेबल नहीं होता, कितना ये कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कहाँ से कमा रहा है, इसको प्रॉपर वेजेस मिल भी रही है, तो गवर्नमेंट के पास में डाटा अवेलेबल नहीं होता है। ये आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होगा। तो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स होते हैं, उससे क्या होता है कि जो आपका प्रोड्यूस है उसका कई बार जो किसान है उनको अच्छा पेमेंट नहीं मिल पाता है उस लेवल पर जितना उनको मिलना चाहिए। और कई बार जो मंडी वगैरह में जाते हैं उसके अंदर कमीशन एजेंट्स होते हैं कि अगर आपको अपना जो प्रोड्यूस है वो मंडी के अंदर या फिर कहीं पे सेल करना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कमीशन एजेंट्स का सहारा भी लेना पड़ता है। तो एक ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम आ जाती है। लैंग्वेज बैरियर से मीन टू से जो आपका कस्टमर है और जो आपका प्रोड्यूसर है, मान लीजिए कि एक इंसान है जो एग्रीकल्चर में वर्क कर रहा है, वो एक हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसको हिंदी आती है, और एक आपका हो गया तमिलनाडु,
मतलब साउथ के क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो उसको क्या है कि कन्नड़ वगैरह आती है या फिर उसको तमिल आती है, वो हिंदी को इतना अच्छा नहीं जानता है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इसको माल चाहिए, ये आपका कस्टमर है, इसके पास में माल है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने के कारण ये एक दूसरे को से अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक लैंग्वेज बैरियर भी आपको देखने को मिलता है। एक बैड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब रोड की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आपका जो रेलवे है वो उस लेवल पर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जो आपका शिपमेंट है, जो आपका वाटरवेज है वो जिस लेवल पर होने चाहिए उतना अच्छा नहीं है। तो उससे क्या आता है कि हमारा जो डिलीवरी हमको प्रोडक्ट की करनी है उसके अंदर डिले देखने को मिलता है। और कुछ कंपनीज है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा कुछ अनइथिकल प्रैक्टिस भी की जाती है, जैसे चाइल्ड लेबर है, मॉडर्न स्लेवरी है, आपका अनफेयर कंपनसेशन है उनका, और आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल पा रही, एक वर्किंग जो एटमॉस्फेयर अच्छा मिलना चाहिए वो ऐसा नहीं मिल पाता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर। तो ये भी एक चैलेंज के रूप में ही देखा जाता है। तो ये कुछ मेन चैलेंजेस थे आपके जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। अब बात कर सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम जो सजेशन है इनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन क्या होते हैं। सबसे पहला सजेशन तो ये होगा कि अगर हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम सुधार कर लें, मतलब हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, आपका जो रेलवेज हैं उस पर हम वर्क करें, उनकी पंक्चुअलिटी पे हम वर्क करें। अगर जो आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डेवलप करें, जो हमारे वाटरवेज है उनको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, उनको बेटर वे पे हम एक्सटेंड करें उनको। आपकी जो स्टोरेज फैसिलिटी है उनको बढ़ाएं जिससे हमारा जो प्रोड्यूस है वो ख़राब ना हो, और जो आपके मार्केट पैलेस हैं वो अवेलेबल कराएं। मतलब ये नहीं है कि एक किसान है हरियाणा के छोटे से गाँव में सोनीपत के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा या इसको यूपी के अंदर कहीं पे आना पड़ेगा, तो ऐसा, या पंजाब के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको नियरेस्ट मार्केट प्लेस इसको अवेलेबल हो जो पे अपना जो प्रोड्यूस है जाके आराम से सेल कर सकें। सेकेंड, आपका जो प्रोड्यूसर है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने की हमको रिक्वायरमेंट है। उससे क्या होगा कि जो मार्केट के रिस्क है वो आपके कम हो जाते हैं, और जो आपकी नई टेक्नोलॉजी हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में भी अवेयरनेस के रूप में ये उनको भी अवेयरनेस देखने को मिलती है। यानी जो हमारा प्रोड्यूसर है उसके साथ में जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सबको जो आपका प्रोड्यूसर है उसको समय समय पर अवेयर कराता रहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, क्या स्कीम चल रही हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट या फिर कोई और इंसान है, कोई प्राइवेट फर्म है जो वर्क कर रही है, तो उनको प्रोड्यूसर के साथ में कोऑर्डिनेशन करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एक इसमें रोल प्ले कर सकता है। यानी कि आपका जो भी आपका प्रोड्यूस है उसमें उसकी पैकिंग करनी है, उसका इंश्योरेंस हो गया, उसका फाइनेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और जो आपका उसकी प्रोसेसिंग हो गई, उसके अंदर में जो आपका गवर्नमेंट है और आपका जो प्राइवेट फर्म्स है वो एक साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। इससे जो हमारी क्वालिटी है एंड हमारी जो क्वांटिटी है और इसी के साथ में हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, जो डिले इन डिलीवरी का कंसेप्ट देखने को मिलता है उसमें हमको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स के मिलेंगे, इसमें कमी देखने को हमको मिलेगी। मेगा फूड पार्क्स का हम इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका मेगा फूड पार्क होते हैं वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपको वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं, आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम एक कर सकते हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है सप्लायर के साथ में उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो आपका कस्टमर है और जो आपका सप्लायर है इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो शॉर्टेज होती है, पता लगा कि जो माल है जो भी आपका गुड्स चाहिए उसकी शॉर्टेज हो गई, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर इनके पास में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, जब भी इसको लगेगा शॉर्टेज होने वाली है सीधा एक प्रोड्यूसर के पास में जाएगा, उसको बोल देगा कि भाई मुझे भेज दो, तो डिले ये नहीं होगा। और जो डिले इन डिलीवरी के इशू देखने को आती हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपका जो ई मार्केट पैलेसेस हैं उनको भी हमको इंक्रेज करने की रिक्वायरमेंट है। उससे क्या, जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम अमेजन की बात करें या फिर फ्लिपकार्ट की बात करें, इससे क्या होता है कि एक इंसान है वो जो यूपी के एक छोटे से गांव में एक कुछ एक्स प्रोडक्ट बना रहा है और इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तमिलनाडु के अंदर किसी बंदे को, तो ये अपना प्रोडक्ट है ई मार्केट पैलेस के थ्रू तमिलनाडु तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ई मार्केट पैलेस ना हो तो ये अपना यूपी के ही अपने आसपास के एरिया के अंदर ही सीमित होकर रह जाता। तो हमको जो ई मार्केट पैलेस हैं उनको भी इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। उनके बारे में जो टेक्नोलॉजी जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको उनके बारे में एजुकेशन देने की रिक्वायरमेंट है। और आपका एक बेटर रिटर्न मैनेजमेंट सिस्टम भी हमको कहीं ना कहीं
इसमें कंसिडर करना होगा। उससे क्या होगा कि जो आपका रिटर्न मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके जो कंज्यूमर का फेथ है वो बढ़ जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि मैंने कोई एक्स प्रोडक्ट खरीद लिया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट अभी तक देखा नहीं, अगर मैंने वो ई मार्केट के थ्रू ही खरीदा है, ई मार्केट पैलेस के थ्रू, तो मैंने आज तक प्रोडक्ट तो वो देखा नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि मैंने प्रोडक्ट मंगवा तो लिया, लेकिन पता लगा कि जो प्रोडक्ट मुझे जो नीड थी मेरी, जो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है प्रोडक्ट, तो उस केस में मुझे एक रिटर्न फैसिलिटी अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, उन पर प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर इसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अगर ये रिटर्न करता है तो उसको जो रिफंड है वो सही टाइम पर अच्छे तरीके से मिल सके। तो इससे जो कंज्यूमर का फेथ है वो भी इंक्रीज होता है। और हमको एक रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट की सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। उससे क्या होगा कि जो हमारा एक्सेस में हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम एक जो फूड की कमी हो जा रही है उसको कहीं ना कहीं हम टैकल कर पाएंगे। मतलब हम एक जितना हमको फूड की जितने हमको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की, उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे। उससे ना हम ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, जिससे जो आपका वेस्टेज या शॉर्टेज वाला जो इश्यू होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप हो गया है। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर, वो क्या है कि जो गवर्नमेंट पिछले एक दशक में देखने को मिला है कि जो गवर्नमेंट है वो हाईवे पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जो हाईवे पे काम होगा इससे जो आपकी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज होगा, जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी इससे इंप्रूव होगा। गवर्नमेंट एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लेके आ रही है, DFCCIL, जो आपका रेलवे के फील्ड में होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो गुड्स ट्रेन है उनको आपका जो पैसेंजर ट्रेन है उनसे अलग कर दिया जाएगा, जिससे जो गुड्स है उनका मूव अच्छी तरीके से हो सके, जो आपकी जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी भी पंक्चुअलिटी इफेक्ट ना हो। एक गुड्स के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण गवर्नमेंट कर रही है। ऑपरेशन गति शक्ति का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। उससे क्या होता है, ऑपरेशन गति शक्ति के अंदर में क्या है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनका कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, जिससे हमारे जो रोड हैं और जो आपका रेलवेज है उन सब कनेक्टिविटी को हम इंप्रूव कर सकें। चाहे वो वाटरवेज की बात हो, चाहे आपकी रोडवेज की बात हो, चाहे वो रेलवेज की बात हो। पहले होता क्या था कि पता लगा, आप इंडिया के अंदर देखते होंगे कि पता लगा कि जो आपकी रोड मिनिस्ट्री है उसने क्या किया कि एक सड़क बना ली। उसके बारे में पता लगा म्यूनसिपालिटी वाले आएंगे, यार पाइप डालना हम तो भूल गए, तो उसको तोड़ देंगे, उससे वो दोबारा बनानी पड़ेगी, उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। पता लगा कि हमने रोड एक जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका वाटरवेज है उनके थ्रू हमने एक कहीं पे एक बंदरगाह बना लिया। उसमें क्या है कि उस तक हम प्रॉपर रोड या रेलवेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसको हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये है कि ये सब मिनिस्ट्री मिलके काम में करेंगी कि अगर हम यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं तो इस तक जो है रोडी कनेक्टिविटी कैसी होगी, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, रेलवे कनेक्टिविटी कैसी होगी, वो सब मिलके काम करेंगे हम। तो ये आपका ऑपरेशन गति शक्ति हो गया। जो आपका गुड्स और सर्विस टैक्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है, जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो कम हो जाता है। बार बार आपका टैक्स के हर्डल से जो आपका एक चाहे एक प्रोड्यूसर हो, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे होलसेलर है, वो बच जाता है। आपको सिंगल टैक्स पे करना पड़ता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, जो जिससे जो आपको लॉजिस्टिक एडवांटेज मिलता है। मेक इन इंडिया से क्या है कि पता लगा कि एक प्रोडक्ट है वो USA में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंडिया में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उससे क्या होगा USA से इंडिया को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा वो, तो उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। अगर मेक इन इंडिया वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ही डेवलप होगा, इंडिया के अंदर उसकी नीड है, तो देन हम अच्छी तरीके से इस पर वर्क कर पाएंगे। एंड आपका ये हो गया जो चाइना की डोमिनेंस है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर लेके आए हैं सप्लाई चेन रीसाइलेंस इनिशिएटिव। इसमें क्या होगा कि जो आपका इंडिया है, जापान है और जो आपका ऑस्ट्रेलिया, तीनों कंट्री मिलके काम में करेंगे, जिससे कि चाइना को टैकल किया जा सके, उसकी जो डोमिनेंस है वो ना बनी रहे। तो ये आपका हो गया। सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, @success नेत्रा हमारा टेलीग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।